नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस राजन सीरीज में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का हम बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है उसको हम सही सारे जितने मतलब कहने का मतलब जो कुछ क्वेश्चन इसमें जो है उसका उत्तर कुछ गलत इसमें सीरीज में दिया है तो उसको भी हम संशोधन करवा देंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला आपका है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना आपका वारन हेस्टिंग्स ने किया था। किसने किया था? मदरसा की स्थापना किसने किया था? वारन हेस्टिंग्स ने किया था। अब देखिए यहाँ पे आती है मदरसा की बात। तो मदरसा में जो होता था उसमें किस क्लास वालों को पढ़ाया जाता था? देखिए आपका दो विद्यालय होता था, एक आपका होता था मकतब। क्या होता था? मकतब। एक आपका होता है मदरसा। क्या होता है? मदरसा। तो आपका यह दो विद्यालय खोला गया था। तो मदरसा जो आपका विद्यालय खोला गया था ये आपका उच्च क्लास के बच्चों के लिए खोला गया था, और मकतब जो खोला गया था ये आपके प्राथमिक क्लास के बच्चों के लिए खोला गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा आपका आयोग आपका जो कोठारी आयोग कहते हैं, जो आपका आया था 1964 से लेके 1966 के बीच आया था। कब आया था? 1964 से लेके 1966 के बीच में आया था। ठीक है, इसे हम लोग कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन आपका कब किया गया था? तो आपका किया गया था 1882 में। कब किया गया था? 1882 में किया गया था। इसे हम लोग हंटर कमीशन आयोग के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? हंटर कमीशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आपके लॉर्ड वेलेजली ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है जो है कि निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक आपके लॉर्ड मैकाले थे। कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। यह आपका लगभग 1935 में। कब आया था? 1 सेकंड। तो आपका कब आया था? 1835 में आया था। कितना था? 1835 में। हमने गलती से 1935 लिख दिया था। ठीक है, चलिए आपका हो गया, लॉर्ड मैकाले ने सिद्धांत दिया था निस्यंदन का। उसका कहना ये था कि उसने जो है 1835 में इसने ये बताया था कि पहले जो उच्च वर्ग के लोगों को जो है शिक्षा दे दिया जाए, फिर उससे धीरे धीरे शिक्षा छन के निम्न वर्ग या साधारण वर्ग के लोगों को शिक्षा धीरे धीरे मिल जाएगी। ये उनका कहना था। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका आया था जो है प्रस्तुत किया गया था 1886 में। कब किया गया था? 1886 में। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। हालांकि यहाँ पे देखिए 1886 से 1887 है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर आंसर आपका 1887 से लेकर 88 माना जाए, क्योंकि ऑपरेशन जैसे देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आई थी आपका 1886 में आई थी, तो इसके बाद जब कोई चीज़ प्रस्तुत किया जाता है तो वह आपका जो पारित तुरंत नहीं हो जाता है। इसके बाद आपका जो है पारित करने में आपका 2 साल लग जाता है, उसको मतलब अंगीकृत करने में, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका 1887 से लेकर 1888 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसको भी सही कर सकते हैं, लेकिन यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर कहेगा तब ज़्यादा इस क्वेश्चन को सही लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पूछा है तो कब प्रारंभ हो गया? तो आपका प्रारंभ आपका 1887 से लेकर 1888 के बीच में ही हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था। तो शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था, यानी कि वही छनाई का सिद्धांत या निस्यंदन का सिद्धांत, दोनों बात एक है। तो यह आपका उच्च वर्ग के लिए दिया गया था। क्या किनको दिया गया था? उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु बताया गया था छनाई का सिद्धांत, यानी कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दिया जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे देखिए दा दिया गया है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय का योजना का संबंध आपका है कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक के निम्न वर्ग के बालिकाओं के लिए है। कितना, किनके वर्ग के लिए? बालिकाओं के लिए है, बालिका के लिए। इसमें क्या होता है, यह आपका कस्तूरबा गांधी योजना जो आपका 1904 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1904 में चलाया गया था कस्तूरबा गांधी बालिका योजना। तो इसमें क्या होता है, बालिकाओं को कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को जो है 6 में प्रवेश दिया जाता था, 3 साल बच्चों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो इसमें लेकिन देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बाद दिया गया, यानी माध्यमिक शिक्षा के लिए, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल एक सेकंड यहाँ पे देखिए माध्यमिक शिक्षा से बिल्कुल सही होगा, लेकिन यहाँ पे उत्तर में जो बात दिया गया प्राथमिक बालिका शिक्षा के लिए गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये उत्तर बिल्कुल गलत दिया गया है। इसको आप लोग बना लीजिएगा माध्यमिक शिक्षा के लिए। किसके? माध्यमिक शिक्षा के लिए। सॉरी एक सेकंड यहाँ पे माध्यमिक बालिका शिक्षा है ना, इससे बेहतर ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माध्यमिक तो है लेकिन बालिका पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर दा वाला बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे देखिए ये बा वाला ऑप्शन है, ये गलत दिया गया। ठीक है, प्राथमिक बालिका नहीं होगा, ये आपका माध्यमिक बालिका हो जाएगा, है ना। ये पूरा गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके 9वें क्वेश्चन पर। देखिए हम जो बिल्कुल जो ये जो सही करवा रहे हैं इसको बिल्कुल एकदम सही इसको करते रहिएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि जो हम करवा रहे हैं वो गलत है, जो सीरीज में दिया गया वो सही है ना, क्योंकि सीरीज में कई चीज़ें मिसप्रिंट हो जाती है, गलत छप जाती है ना, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए आपका पारित हुआ था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आपका 1904 में पारित होता है। कब हुआ पारित था? 1904 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? तो इसे आदर्श आपका बनाया गया था लंदन विश्वविद्यालय का। किसका? लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर जो इसको बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? ये आपका 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत हुआ। कब हुआ था? 1911 को प्रस्तुत हुआ था, 16 मार्च। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद को जन्म हुआ था। यानी कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। तो पाश्चात्य विवाद मतलब विदेशी शिक्षा। कौन सी? विदेशी शिक्षा, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा। कौन सी? अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेज क्या करते थे? अपनी अंग्रेजी शिक्षा जो है इम्प्लीमेंट यानी लागू करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्राच्य शिक्षा यानी कि जो भारतीय शिक्षा वाले हैं, यह लोग कह रहे थे कि भारतीय शिक्षा जो होनी चाहिए वो भारत में जो है वो आपकी हिंदी होनी चाहिए। भारत की शिक्षा, भारत की संस्कृति, सारा कुछ भारत पर ही जोर दे रहे थे। तो यही विवाद आपका उत्पन्न हुआ था, यह आपका उत्पन्न हुआ था 1813 के आज्ञा पत्र से। कब हुआ था? 1813 का जब आज्ञा पत्र आया था तभी से यह विवाद उत्पन्न हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, शिक्षा आयोग 1964 से ले 1966 के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए आपका शिक्षा आयोग 1964 से लेके 1966 के बीच में आया था। तो यह आपके आया था श्री DS कोठारी। इसके अध्यक्ष कौन थे? DS कोठारी। इसे हम लोग कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस चीज़ को कन्फर्म मतलब करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान कब दिया गया? यह आपका स्थान दिया गया 1976 में। आपका कब हुआ था? यह आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब लाया गया तो इस शिक्षा को जो समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अच्छा, समवर्ती सूची में क्यों डाल दिया गया? क्योंकि इस पर जो है दोनों कानून बना सके। कौन? एक आपका केंद्र सरकार बना सके, एक आपका राज्य सरकार बना सके। ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार जो होता है उसका जो है हिस्सा ज़्यादा होता है। अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप देखें, चाहे आप स्कॉलरशिप हो गया, चाहे आप कोई भी योजना अगर चल रही है किसी विद्यालय की शिक्षा के लिए, उसमें अगर केंद्र सरकार का अगर उसमें योगदान है तो आपका लगभग जो है 60% केंद्र सरकार का होगा और 40% ही राज्य सरकार का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का इस अनुपात के माध्यम से जो है
होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। तो ये आपका समवर्ती सूची जो है लाया गया था। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर जैसे क्या है, अब यह जो है, अब आप लोग समझिए कि क्यों जो है इसे राज्य सरकार भी बना सकती है और क्यों केंद्र सरकार बना सकती है। क्यों ना केवल केंद्र सरकार ही बना लें। देखिए, केंद्र सरकार इसलिए पूरा उसके ऊपर नहीं जोर दिया गया, केवल पूरा वही नहीं बना सकती, क्योंकि हर राज्य का अपना अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, तो उसको ना मिट पाए। यानी कि अब जैसे मान लीजिए कोई भी भाषा अगर उत्तर प्रदेश में अगर लागू किया जाए, मान लीजिए तमिल अगर लागू कर दिया जाएगा, तो क्या तमिल यहाँ के लोग बोल पाएंगे? नहीं। तो तमिल की भाषा जहाँ पे है वो वहाँ पे जो है लागू किया जाए। तेलुगु जहाँ की भाषा है, जैसे आपका जो है, जैसे उधर मान लीजिए हैदराबाद साइड मान लीजिए, या जो आंध्र प्रदेश साइड मान लीजिए, उधर क्या, उधर आपका जो है तेलुगु बोला जाता है, तो तेलुगु वहाँ के जो है भाषा वहाँ के रहेगा। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में हिंदी भी लगता है, हिंदी जो है राज्य की भाषा हो जा रहा। तो इस प्रकार जो है, इसलिए जो राज्य सरकार ने ऐसा किया कि जो है केंद्र सरकार को भी उतना अथॉरिटी दे दिया और राज्य सरकार को भी, दोनों लोगों में थोड़ा थोड़ा बट गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना है? तो देखिए, यह आपका अधिनियम जो है वर्ष 2009 में बना है। कब बना है? वर्ष 2009 में बना। लेकिन अगर ही पारित करने की बात की जाए तो आपका 1 अप्रैल जो है 1 अप्रैल 2010 में आपका पारित हो गया, यानी कि लागू हो गया पूरा। लेकिन अगर बनने की बात की जाए तो आपका 2009 में ही बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? तो अभी हमने इसके पहले बताया कस्तूरबा गांधी योजना कब चालू किया गया था? 2004 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? इसका कभी कभी आपका शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लेता है। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मतलब होता है DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक, या प्लानिंग मतलब होता है योजना, प्रोग्राम मतलब होता है कार्यक्रम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, कार्यक्रम की क्या विशेषता है? शिक्षा में सबकी भागीदारी, नए शैक्षणिक प्रयोग, शिक्षा में बराबरी पर बल दिया जाए। यानी कि इन सभी तीनों जो है आंसर आपका सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर द वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। तो अध्यापक जो है, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था आपका NCTE है। अभी आप लोग देखे भी हो NCTE का कुछ अलग जो है, NCTE और एक जो है कोर्ट में जो नहीं, एक DLED और वर्सेज B.Ed का कुछ चल रहा था मामला कि कौन लोग अप्लाई करने वाले होंगे, कौन लोग अप्लाई करने वाले नहीं होंगे। लेकिन NCTE को जो है कोर्ट में खारिज कर दिया है। ठीक है, NCTE कहता है कि जो है B.Ed वाले भी प्राइमरी में जो है एलिजिबल होंगे, लेकिन कोर्ट ने ऐसा जो है इसको चीज़ को खारिज कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा को हम लोग क्या कहते हैं? NCF। क्या कहते हैं? NCF, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा 2005, है ना। तो के प्रारंभ में अंश रविंद्रनाथ टैगोर ने किस निबंध से लिया गया है? तो आपका यह सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। किससे लिया? सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? देखिए, आपका 1992 से लेके 1993 में आपका एक आया था संशोधित शिक्षा नीति आई थी। कौन सी आई थी? संशोधित शिक्षा नीति, रिफॉर्मेशन एजुकेशन पॉलिसी आई थी, और उसके अध्यक्ष आपके थे यशपाल थे। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। तो इसमें किया क्या गया था कि स्कूली शिक्षा को बोझ कम करने के लिए किया गया था। किसके किया था? ये कहते थे कि स्कूली शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो बिना बोझ के हो। अब देखिए, इसमें बोझ आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है मानसिक तनाव, एक आपका होता है फिजिकली तनाव। फिजिकली का मतलब होता है, कहने का मतलब जैसे बच्चा अगर किताब ले जा रहा है बहुत ज़्यादा, बैग अगर ज़्यादा वजन है अगर आपका, तो उसमें ये बताया गया कि 4 किलोग्राम से वजन बैग नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैग इससे ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए। ठीक है,
और किसी भी जो बच्चे होते हैं वह उनके अनुसार जो अपनी लाइब्रेरी से खुद पुस्तक चूज करें कि हाँ आज हमें हिंदी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उस चीज़ को अध्यापक पढ़ाएंगे। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि बाल केंद्रित जो है ध्यान में दिया गया है। इसके बाद ये तो हो गया फिजिकल। इसके बाद जैसे जब बच्चों को ढेर सारा बर्डन होमवर्क नहीं दिया जाएगा तो बच्चे क्या होंगे, फ्री होंगे बिल्कुल मानसिक रूप से, उनके ऊपर तनाव नहीं होगा। तो इसलिए स्कूली छात्रों को बोझ कम करने के लिए किया गया, यानी कि शिक्षा उनको ऐसा ना लगे कि शिक्षा या क्या है एक बोझ के रूप में है, वो बिल्कुल शिक्षा को क्या इंजॉय के रूप में लें। ठीक है, इस चीज़ पर बल दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो छनाई का सिद्धांत आपका लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। यह आपका 1835 में आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई? तो आपका संस्तुति आपकी थी 1986 नई शिक्षा नीति। किस पर? 1986 की नई शिक्षा नीति पर किया गया था। तो आपकी शिक्षा नीति लगभग 4-5 आ चुकी है। सबसे पहले आपकी आई थी 1968 में आई थी, फिर आपका एक 1986 में आई थी, फिर आपका एक सन 2000 के आसपास शायद आई थी, सन 2000 या सन 2002 में आई थी, फिर इसके बाद आपका 2022 में इधर आई है। ठीक है, तो आपकी लगभग 4-5 नई शिक्षा नीति आपकी आ चुकी है अब तक, यानी कि जितना भी समय डिले हो रहा है सारा कुछ संशोधित होते हुए चला जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह क्या कहलाता है? यह आपका अपव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? अपव्यय कहलाता है। जैसे मान के चलिए कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए 1-2 नहीं पढ़ा, मान लीजिए 2-3 साल नहीं पढ़ा, कक्षा सीधे 3 में आ गया हुआ, तो क्या उसको कुछ समझ में आएगा? तो नहीं समझ में आएगा। फिर वो क्या करेगा, हफ्ता 10 दिन आएगा, फिर इसके बाद वो विद्यालय जाना छोड़ देगा। तो यह क्या होगा? यह आपका अपव्यय कहलाएगा। जो उसके ऊपर टीचर का जो उस पर मेहनत जो खर्च किया गया, तो क्या उसका कुछ मूल्य निकलेगा? कुछ नहीं मूल्य निकलेगा, क्योंकि वह बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाया। ठीक है, तो कुछ नहीं रिजल्ट निकलेगा। अब इसके बाद दूसरा आपका आता है एक अवरोधन। अवरोधन का मतलब क्या होता है कि एक ही क्लास में अगर बच्चा 2-3 साल पढ़ रहा है, अगर मान लीजिए 2 में एडमिशन लिया, फिर इसके बाद हुआ जो है 2 साल इसमें पढ़ा, तो उसका क्या हुआ? 1 साल का मेहनत बेकार हो गया कि नहीं? अगर बेकार हो गया तो वह अवरोधन हुआ, तो इसे अवरोधन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका जो होगा आपका अपव्यय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका अपव्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर। कौन थे? सर विलियम हंटर थे। इसको थोड़ी सा बना लीजिएगा। यहाँ पे जो 1982 है इसको आप लोग कर लीजिएगा 1882। क्या कर लीजिएगा? 1882। यहाँ पे 1882 देना चाहिए था। क्या देना चाहिए था? 1882। इसको काट के आप लोग कर लीजिएगा 1882, क्योंकि जो भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि जो है सर विलियम हंटर के जो अध्यक्षता में जो किया गया था वह आपका हंटर कमीशन आया था, है ना, वो आपका 1882 में आया था। कब आया था? 1882 में आपका आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि आप लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो हंटर आयोग का संबंध आपका 1882 से है। ठीक है, कौन सा? 1882 से। यहाँ पे देखिए 1882-83 है, तभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें सन का बहुत लोचा है। ठीक है, बहुत सारे सीरीज में सन जो है पूरा गलत दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1882-83 दे दिया गया, जबकि केवल यहाँ पे 1882 देना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकाले के विवरण पत्र का संबंध किससे है? तो लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र जो आपका आया था वह आपका कब आया था? लॉर्ड मैकाले, यहाँ पे देखिए ये फिर देखिए यहाँ पे आपका गलत दिया गया है ना। देखिए यहाँ पे 1935 जो है ये आपका गलत दिया गया, बिल्कुल गलत दिया गया है ना। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1835। क्या हो जाएगा? 1835। आप इसी को बना लीजिए। ठीक है, 1835 में आपका जो है लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र आया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा गलत दिया गया क्वेश्चन, इसको हम इस प्रकार गलत काट देते हैं, है ना। 1835 इसको
सही कर लीजिए इस प्रकार। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यशपाल समिति का गठन आपका कब हुआ था? तो यशपाल समिति का आपका गठन आपका 1992 में हुआ था, है ना। अभी आपने देखा कि यशपाल समिति कब आई थी, 1992 से लेके 1993 तक आई थी, है ना। लेकिन इसमें जो गठन की बात किया गया तो गठन आपका 1992 में आप टिक लगाएंगे। वैसे 1992 से 93 दोनों सही है, बट लेकिन हम 1992 इसको सही लगाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन आपका सन 2000 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2000 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन आपका हो गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के ही अंतर्गत आपका हो गया था, ठीक है। कब हुआ था? 1986 के ही अंतर्गत हो गया था। लेकिन अगर वो पूछा जाएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब मतलब आया, तो आपका लगभग या आप मान के चलिए 1900 लेकर 1987 से, है ना। कहाँ? 87 से लेकर 88 तक आप अगर आप लगाएंगे तो टिक लगाएंगे 1987 से 88, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया जरूर गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जिक्र, लेकिन ये पूर्णतः जो आपका 1987 से लेकर 1988 में आया, ठीक है। अगर ऐसा ऑप्शन है तो फिलहाल इसके लिए हम जो है ऑप्शन नंबर ए पर ही टिक लगाएंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, सर्व शिक्षा अभियान संबंध है। तो सर्व शिक्षा अभियान संबंध आपका है, यह डकार विश्व सम्मेलन से ही। यह कब आया था? सन 2000 में आया था। कब आया था? सन 2000 में आया था, ठीक है। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? तो सर्व शिक्षा का अभियान का संबंध आपका है डकार विश्व सम्मेलन से है, ठीक है। तो यह आपका कब आया था? यह आपका आया था लगभग 2000 में आया था। कब आया था? सन 2000 में आपका आया था। कहीं कहीं पे आपका सन 2001 भी आपको मिल सकता है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, वहीं से आपका है सब पढ़े सब बढ़े, यह भी आपका वहीं से है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया था। तो ब्रिज कोर्स का समाप्त आपका किया गया था, यह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किया गया था। कब किया गया था? 2009 के अंतर्गत किया गया था। एक RTI आई थी, RTI 2009, RTE, राइट टू एजुकेशन। एक क्या आया था? राइट टू एजुकेशन आया था, RTI 2009। उसी के टाइम जो है ब्रिज कोर्स को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यह UNO जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, यह आपका 20 नवंबर 1989 में ही यह जो है बालकों को शिक्षा के अधिकार के लिए घोषणा कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब किया था? 1989 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, UNO ने बालकों के लिए अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया था? लेकिन भारत सरकार ने अंगीकृत जो है आपका 11 दिसंबर 1992 में किया था। कब किया गया था? 1992 में। जैसे जब कोई भी चीज़ अगर विदेश में जो लागू होती है तो उसको भारत में तुरंत नहीं एक्सेप्ट कर लेता है, उसको कुछ टाइम बाद उसका रिजल्ट देखता है, कैसा रहा इसका रिजल्ट इस नियम का या इस कानून का या इस नीतियाँ का, तब इसके बाद भारत सरकार जो है अपने ऊपर फिर वो अपने देश में लागू करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो भारत सरकार ने इसकी घोषणा 22 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया था? 22 अगस्त 1947 को किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, 35 नंबर क्वेश्चन आपका है, किस अनुच्छेद से संबंधित है कि बच्चों को कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है? यह आपका अनुच्छेद आपका 24 कहता है कि किसी बच्चे को ऐसे जगह काम पे नहीं लगाना है जिससे उनको खतरा हो या कहीं पे चोट लग जाए या कुछ मतलब ऐसा जोखिमपूर्ण, चाहे फैक्ट्री में कहीं ऐसे जगह काम पे नहीं लगाना है, ठीक है, बच्चों को, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करना है पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद से संबंधित है स्त्री एवं बच्चों को क्रय विक्रय यानी कि बेचा और खरीदा जो दंडनीय अपराध है, यह किस अनुच्छेद में? यह आपका है अनुच्छेद
23 में है। किसमें? यानी कि अनुच्छेद 23 कहता है किसी भी बच्चे को, किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को आप जो है उसको व्यापार यानी कि बेच और खरीद नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि यह कोई वस्तु नहीं है बेचने और खरीदने के, ठीक है। और इसके बाद अनुच्छेद 24 कहता है किसी भी व्यक्ति को आप जो है ऐसे खतरे जो काम किसी बच्चे को आप नहीं करा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगला है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है मैं काल के सारे धर्म मानता हूँ क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है, भले ही पथ अलग अलग हों और सभी धर्मों की मंजिल लेकिन एक ही है। अतः यह आवश्यक है कि धर्मों का समान आदर किया जाना चाहिए। यह बात बहुत ही अच्छी हमें लगी जो इन्होंने किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने यह बात को कहा था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सभी धर्म एक ही बताता है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए, ये सब मतलब अच्छी अच्छी बातें सभी धर्म बताते हैं। और सभी धर्म यही बताते हैं कि 10-5 मिनट थोड़ा सा जो है पूजा पाठ का मतलब ध्यान करना चाहिए, जिससे जो है किसी भी चीज़ काम करने से माइंड जो है कंसंट्रेट होता है। ये सब चीज़ें मतलब सभी धर्म वाले यही बात एक बताते हैं, लेकिन यहाँ के सब मानने वाले लोग जो है उल्टा सीधा सब कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति प्रकार चलाने का निर्देश दिया गया जिससे पुरुष और स्त्री को सभी नागरिकों को समान रूप से जीवन जीविका प्राप्त साधन, देश के भौतिक संसाधन एवं स्वामित्व नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री पुरुषों को समान वेतन तथा बच्चों को गर्मीमय वातावरण में विकसित संभव हो सके। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह सब बातें जो होती है, यह सब बातें आपका अनुच्छेद 39 में कहा गया है। किसमें कहा गया है? कि किसी भी व्यक्ति को गर्मीपूर्ण जीवन जीने का यह आपका अधिकार है, यह अनुच्छेद 39 में। और क्या कहता है कि समान काम के लिए, जैसे चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर वो समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर स्त्री कोई कार्य कर रही है वही कार्य तो उसको कम वेतन दिया जाना चाहिए, अगर पुरुष कोई कार्य उसको कर रहा है तो उसको ज़्यादा वेतन दिया जाना चाहिए। ऐसा विभेद नहीं करना चाहिए, ये आपका अनुच्छेद 39 में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, डाइट का कार्य। डाइट का कार्य क्या होता है? कि बीटीसी प्रशिक्षण देना, बिल्कुल सही बात है। सेवा भारत को प्रशिक्षण देना, ये भी सही है। और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देना, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य है। जिला परियोजना कार्यालय क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण को लक्ष्य हेतु प्राप्त करना। एकदम बिल्कुल सही बात है ना। इसके बाद अगला है बीआरसी प्रशिक्षण। इसके बाद अगला है विद्यालय भवन का निर्माण। तो यह सब रहेगा तभी तो शिक्षा जो आगे बढ़ेगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, उपयुक्त सभी, है ना। तो इसलिए इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 से 14, यहाँ पे क्या वय नहीं बल्कि वर्ष है ना। 6 से 14 वर्ष वर्ग के छात्रों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। यह आपका प्रावधान किया गया धारा 45 के अंतर्गत किया गया। किसमें किया गया है? धारा 45 के अंतर्गत बताया गया है, आरटीआई 2009 के तहत। कितना? आरटीई 2009 के तहत कहा गया है कि धारा 45 में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, ठीक है। और जिसके माता पिता अगर ऐसा नहीं करते तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, ये बात भी उसमें इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। चलिए अगला है आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा बिना बोझ के संबंध है। यह किससे संबंध है? यह आपका प्रोफेसर यशपाल से समिति से संबंधित है। यह आपका यशपाल समिति आपका आया था 1992 से लेकर 93 में आया था। बताया गया था इसमें कि शिक्षा बिना बोझ के है। इसमें स्लोगन दिया गया था शिक्षा बिना बोझ के। क्या? शिक्षा बिना बोझ के, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी बनी थी 1986 में। कब बनी थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। इसके बाद आपका अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया है? कुल आपका 12 खंडों में बांटा गया था। कब बांटा गया था?
कुल आपका जो है 12 खंडों में बांटा गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की गई थी? तो आपका ब्लॉक स्तर पर किया गया था। किस स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दिया जाता था? तो आपका 3 वर्ष तक शिक्षा दिया जाता था। कितने वर्ष तक? 6, कक्षा 6 वालों को, 7 वालों को, 8 वालों को, यानी कि 3 वर्ष आपका शिक्षा दिया जाता था और अब भी दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब बंद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 47 नंबर क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं की आयु कितनी होनी चाहिए? अब देखिए, बालिकाओं की आयु कितनी होनी चाहिए? आपका 11 से 14 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष निःशुल्क शिक्षा दिया गया है। तो 6 से लेकर कितना, 6, 5, 11, अगर 5 साल बच्चा प्राइमरी तक पढ़ेगा तो आपका कितना, 11 साल का हो जाएगा। और 11 में अगर 3 आप जोड़ देंगे तो 11 3 कितना होता, 14, यानी कि 11 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे की आयु होना चाहिए, तब वह, क्योंकि 3 वर्ष में 6 से लेकर आपका 8 तक शिक्षा दिया जा रहा है, जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षा दिया जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती थी? तो यह आपका जो शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में किए जाते थे। किसने? यानी कि शिक्षा के रूप में जो सबसे पिछड़े ब्लॉक थे उसमें की जाती थी। हमारे यहाँ भी एक ब्लॉक में जो है बालिका विद्यालय है ना, जो कस्तूरबा गांधी वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? तो प्रवेश देने के लिए आपका कक्षा 6 है। कौन है? कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाता था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन कक्षाओं में दिया जाता था? तो आपका 6, 7, 8, किन किन कक्षाओं में? 6, 7, 8 में दिया जाता था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। वहीं अगर पूछ ले ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का सचिव जो आपका होता है, अगर सचिव की बात करेगा तो आपका प्रधानाध्यापक हो जाएगा, उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? तो देखिए, ग्राम शिक्षा समिति में आपके 3 अभिभावक होते हैं। कौन से? 3 अभिभावक। लेकिन इसमें ये जरूरी होता है कि एक अभिभावक आपका कौन सा होना चाहिए? एक अभिभावक आपका महिला होना चाहिए। ठीक है, ये आपका माना जाएगा तब, यानी कि अगर 3 गार्जियन हैं तो उसमें किसी एक बच्चे की जो है माँ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसमें माँ होनी चाहिए। और जो 3, यानी कि जो तीनों गार्जियन है, यानी कि तीनों अभिभावक है, उनका बच्चा जो है उस प्राइमरी विद्यालय में पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, ये नियम लगाया गया है। गार्जियन के ऊपर तो नियम लगा दिए गए, लेकिन अध्यापक के ऊपर देखिए कब लगता है कि जितने भी सरकारी टीचर हैं उनके भी बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहिए, ऐसा नियम होना चाहिए। फिलहाल देखिए क्या होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो ग्राम शिक्षा समिति में कुल 5 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावक का होना आवश्यक है? तो हमने कितना बताया, और ये भी कितना बताया, एक महिला अभिभावक होना आवश्यक है। क्या? महिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 56 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत हुआ है? तो यह आपका धारा 12 के अंतर्गत हुआ था, ग्राम शिक्षा समिति का। किसका? ग्राम शिक्षा समिति का जो गठन आपका हुआ था धारा 12 के अंतर्गत हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ग्राम शिक्षा समिति का गठन आपका सन 2000 में किया गया था। कब किया गया था? सन 2000 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो आपका ये इसका गठन आपका 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, BRC समन्वय सह समन्वय अपने विकास क्षेत्र की न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों को माह में कितनी बार निरीक्षण करना चाहिए? आपका 2 बार करना चाहिए। कितनी बार करना चाहिए? 2 बार, यानी कि 15-15 दिन पे जो है BRC ऑफिस जो होते हैं उनके जो वहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, उनका ये नियम होता है कि महीने में 2 बार जाके उनके अंतर्गत जितने भी प्राइमरी के जो विद्यालय आते हैं उनमें जाके निरीक्षण करें, है ना। हालांकि निरीक्षण शब्द हट गया, अब आ गया है आपका पर्यवेक्षण। क्या आ गया? पर्यवेक्षण शब्द आ गया, पर्यवेक्षण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है आपका NPRC के प्रमुख को कहते हैं, ये देखिए NPRC को क्या कहते हैं, संकुल प्रभारी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकुल प्रभारी आपका कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, NPRC समन्वय अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक माह में कितनी बार करते हैं? तो आप कितनी बार करते हैं? 2 बार करते हैं। हमने अभी बताया 15-15 दिन पे करते हैं। हालांकि करते नहीं है, वो केवल एक कोटा पूर्ति होता है, करते उड़ते नहीं है। कभी काल मन कर दिया तो चलेगा, नहीं तो फिर अपना बैठ के पैसा बना रहे हैं। ठीक है, यही सब तो जो है सरकारी चीज़ों का जो है लोग दुरुपयोग करते हैं, इसीलिए जो है सरकारी चीज़ें अब पीछे हो जा रही है। ठीक है, और लोग कहते हैं लेकिन सरकारी चीज़ में नौकरी चाहिए। खैर ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, राज्य परियोजना कार्यालय। राज्य परियोजना कार्यालय आपका कहाँ पे है? आपका लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में। 63 नंबर क्वेश्चन, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान आपका है इलाहाबाद में है। कहाँ है? इलाहाबाद में है आपका। कहाँ है? इलाहाबाद में। इसके बाद अगला आपका है, राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राजेश टंडन जी मुक्त विश्वविद्यालय आपका 1999 में इनका हुआ था। इसके बाद अगला नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है, सीमैट कहाँ है? तो सीमैट आपका कहाँ? इलाहाबाद में है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला 66 नंबर क्वेश्चन है, SCERT का गठन हुआ था। SCERT का गठन आपका हुआ था 1981 में हुआ था। कब हुआ था? 1981 में हुआ था। अगर NCERT की बात किया जाएगा तो NCERT का गठन आपका हुआ था 1961 में हुआ था। कब हुआ था? लगभग 20 साल बाद। क्या? लगभग 20 साल बाद जो NCERT से SCERT में जो है उसका यानी कि ब्रांच उसका 20 साल बाद वो विभक्त हुआ। जैसे इसमें हुआ क्या, जैसे NCERT, अब इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आप बता देंगे दिल्ली है। कहाँ है? दिल्ली है। अब इसकी स्थापना देखिए 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ। जब इसकी स्थापना हुआ तो आप सभी लोग इसका फुल फॉर्म जानते हैं, नेशनल काउंसिल एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। तो यह आपका जो है ये आपका NCERT का फुल फॉर्म है। इसी प्रकार SCERT का वही होता है, नेशनल स्टेट काउंसिल रिसर्च फॉर एजुकेशन फॉर रिसर्च ट्रेनिंग, ऐसे ही इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह एक शिक्षा नियमावली यानी कि यह शिक्षा नियमावली बनाता है कि किस प्रकार पाठ्यक्रम होना चाहिए, कि हर किसी भी जो है राज्य का अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिससे वहाँ के जो बच्चों को शिक्षा समान रूप से सभी भारत देश को मिल पाए। ठीक है, इसलिए इसका गठन किया गया था। ये दिल्ली से संचालित होती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना आपका हुआ था, यह आपका हुआ था 2 फरवरी 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में हुआ था। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है, NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन आपका हुआ था 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में किया गया था। इसके बाद अगला 70 नंबर क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? तो आपका यह कक्षा 8 तक शिक्षा दी जाती है। कहा था? कक्षा 6 से लेकर 8 तक दी जाती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब पढ़े सब बढ़े किसका उद्देश्य है? सब पढ़े सब बढ़े यह किसका उद्देश्य है? यह आपका सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। किसका है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, मानवीय संसाधन नहीं है। तो मानवीय संसाधन क्या है आपका? बालक है, प्रधानाध्यापक है, शिक्षक है। श्यामपट्ट क्या? श्यामपट्ट एक आपका निर्जीव है जो कि मानवीय संसाधन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है आपका 73 नंबर क्वेश्चन है, नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है का संक्षिप्त रूप है। तो आपका नगर शिक्षा संसाधन केंद्र का संक्षिप्त रूप क्या होगा? आपका URC होगा। क्या होगा? URC होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर क्या है? तो साक्षरता दर क्या है आपका? बढ़ी है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो आप बताएंगे 14% थी। कितनी थी? 14% थी।
ठीक है। अब लगभग कितना आ गई है, लगभग अब 76% पूरे भारत की अभी 2011 की जनगणना के अनुसार थी। फिलहाल अब तो बढ़ ही जाएगी, है ना, घटेगी तो नहीं बल्कि बढ़ ही जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका NCFT क्या है, NCFTE में 10+2 के बाद कितने वर्ष का प्रशिक्षण की चर्चा की गई है। तो आपका प्रशिक्षण की चर्चा की गई है 4 या 5 वर्ष की गई है, 4 या 5 वर्ष के किया गया है। इसके बाद आपका अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 यानी कि NCF 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उस टाइम संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल ही थे। कौन थे, प्रोफेसर यशपाल ही थे। आपका NCF से क्वेश्चन पक्का एकदम आएगा, NCF 2005। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल तय आएगा। आपका सीटेट में भी यहाँ से क्वेश्चन 1-2 नंबर का आता ही आता है बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 77। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 कितने अध्याय में विभक्त है। तो ये आपका कितने अध्याय में विभक्त है, आपका 5 अध्याय में विभक्त है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 5 लाइन इसमें बताया गया है, उसको बिल्कुल रट लीजिएगा। हाँ, हो सकता है कल एक वीडियो ले आएँ NCF 2005 पर। किस पर, NCF 2005। ये आपका जब 2005 में जो आया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी कि 2005। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 78 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम अध्याय का शीर्षक है। तो प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है, परिप्रेक्ष्य। क्या है, परिप्रेक्ष्य। अगला 79 नंबर क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना कब से प्रारंभ की गई। यह कब से प्रारंभ की गई, यह आपका सन 2004 में किया गया था। कब किया गया था, सन 2004 में। लेकिन यहाँ पे 2004 से 2005 है, तो यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 80 नंबर क्वेश्चन है, KGBB के संचालन एवं पर्यवेक्षक या पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति में इनमें से कौन नहीं है। तो इनमें से आपके DIOS नहीं है। कौन है, DIOS नहीं है, बल्कि DM, CDO, BSA ये सब आपके हैं, लेकिन आपके DIOS नहीं रहेंगे। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन है, NPEGEL का पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, यह आपका NPEGEL का पूरा नाम है। ठीक है, इसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 नंबर क्वेश्चन में NPEGEL के अंतर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में कौन सी सुविधा होती है। तो इसमें आपके पुस्तकालयों की स्थापना की गई थी, लकड़ी के चौकी की व्यवस्था की गई थी, निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था की गई थी, यानी कि इन सब की व्यवस्था की गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका D बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, जहाँ पे उपयुक्त सभी मिलेगा अक्सर आपका वही उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन है, छात्र छात्राओं में गणित तथा अंग्रेजी विषयों के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया जाता था। तो आपका विषय संबंधी कैंप का जो है संचालन किया जाता था। जैसे आपका गणित में कमजोरी है तो गणित का स्पेशल क्लास लिया जाता था, उसका उस विषय से संबंधित कैंप लगाया जाता था। ठीक है, इसके बाद आपका 84 नंबर क्वेश्चन है, ECCE किस आयु वर्ष के बच्चों के लिए है। तो आपका अर्ली चाइल्ड अर्ली केयर है ना, यानी कि 0 से 6 कहाँ तक है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए यह आपका है। इसका मतलब होता है अर्ली चाइल्ड, तो ECCE किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, आपका 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। अगर पूछा जाएगा ECCE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अर्ली चाइल्ड अर्ली चाइल्ड अर्ली चाइल्ड अर्ली चाइल्ड अर्ली केयर एजुकेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन है, समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ की गई। तो समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ की गई,
तो आपका प्रारंभ हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद आपका अगला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था आपका? 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था आपका। इसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन आपका हुआ था 1964 से लेकर 1966 में हुआ था। ठीक है, इसे हम लोग कोठारी आयोग के भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया था, किसने पारित किया था? यूएनओ ने किया था। कौन किया था? यूएनओ ने किया था। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा या शिक्षा विषय है, यह आपका किस से संबंधित है? यह आपका समवर्ती सूची से संबंधित है। तो यानी कि आपका टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? 89 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 90 के आसपास। तो आपका 90 क्वेश्चन हम आज करवा दे रहे हैं, इसके बाद 90 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, चलिए फिर आपसे मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।